नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछलियों के साथ बत्तख पालन कर कमाए अच्छी आय। खराब मृदाओं को सुधारें और अधिक फसलोत्पादन पाएं। किसान भाइयों, आज के समय में खेती में बढ़ती लागत को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि एक व्यवसाय के साथ दूसरे व्यवसाय को किया जाए। आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं, मछलियों के साथ बत्तखों का पालन किया जाए। इससे किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। इससे एक और जहां लागत में कमी आती है, वहीं दोनों के पालन से आमदनी भी बढ़ेगी। तो आप किस प्रकार से करें मछलियों के साथ बत्तख पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार। मछली पालन का चूंकि हमारे पास तालाब है, तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक ही जगह में दो तरह की चीज़ें पालें। रिसोर्स हमारे पास जो हमारे स्रोत हैं वो एक ही रहेगा, और उसके साथ हम तालाब के अंदर तो मछली पाल लें और तालाब के ऊपर की तरफ बत्तखें पाल लें। वो जो बत्तख है, वो बत्तख के पालने से क्या होगा, जो फीड बत्तख ने खाया वो फीड भी हमारा फीकल मटेरियल, जो बत्तख का फीकल मटेरियल है, वो फिश के साथ यूज़ हो जाएगा। दूसरा, जो बत्तख है, बत्तख लगातार हलचल करेगी तालाब के अंदर में, और उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। उससे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये हमारा बैठ जाता है। हमने एक ही रिसोर्स को यूज़ करते हुए दो तरह की चीज़ों को पालना किया। उससे क्या होगा, हमारी आय बढ़ेगी। कम खर्च में मछली के साथ बत्तख पालन है लाभकारी। बत्तख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बत्तख पालन में कम जोखिम भी होता है। बत्तख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बत्तख की मांग अधिक है। बत्तख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बत्तख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है, इसलिए मछली सह बत्तख पालन करके इससे दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। बत्तख के साथ मछली पालन शुरू करने के लिए शांत जगह और पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। अधिक लाभ कमाने के लिए बत्तख और मछलियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो आजकल कई नस्लें विकसित हो गई हैं, जिनका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारी देसी नस्ल है जिसे खाकी डम्बेल बोला जाता है। खाकी डम्बेल में क्या है, वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है, गर्मी को भी सहन कर लेती है। दूसरा, इसका जो अंडे का उत्पादन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोग वाइट अमेरिकन पैकन भी पालते हैं, जो पूरी तरह सफ़ेद रंग की बत्तख होती है, लेकिन उसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा खाकी डम्बेल का है। ये एक साल में 150 से 180 तक अंडे दे सकती है। तो इस प्रकार अंडों की सेल से भी किसान को आमदनी होती है, साथ में वयस्क बत्तखें भी बेच के किसान को आमदनी होती है। किसान भाइयों के लिए सलाह यही है कि वो अपनी जो भी उनका मत्स्य पालन का कार्य है उसको वैज्ञानिक पद्धति के साथ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1, 10 और 20 तारीख आप नोट कर लें, आसानी के लिए है। उसमें 1 तारीख को आपने गोबर डालना है, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डलेगा। उसके बाद आपने एकड़ के अंदर ही आपने चूना डालना है 10 तारीख को। वो चूना जाएगा आपका 50 से 60 किलो प्रति
एकड़ के हिसाब से, और लगभग 150 ग्राम लाल दवा 20 तारीख को डालें। अच्छी तरह घोलने के बाद, जब पोटेशियम परमैंगनेट भी इसका नाम है, और इसको डालने से क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर में आपकी जो कीटाणु और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार शुद्ध पानी रहेगा बत्तख और मछली पालन के लिए। तो मेरे पीछे बना हुआ है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है, जो मछली के बच्चे हैं, खास तौर से स्पान साइज, जो कि लगभग 8 दिन का बच्चा है, उसके जो प्राकृतिक दुश्मन हैं, जैसे आपका मेंढक हुआ, कुछ झींगे हुए, उन सबसे बचाने के लिए, उसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है, जिसमें एक बड़े साइज का हापा लगाया हुआ है। उस हापा के अंदर हमने 2 लाख गोल्डन या कॉमन कार्प के बच्चे छोड़े हुए हैं। उससे क्या होगा कि हम जितना भी हमारा इसका मछली का ये प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स जिन्हें बोलते हैं, ये सब उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, और हमारी जो मछली की मृत्यु दर है, मछली के बच्चे की मृत्यु दर है, वो कम हो जाएगी। इससे किसान भाइयों को कम बीज के इस्तेमाल से अधिक उत्पादन होगा। मछली सह बत्तख पालन के फायदे अनेक। बत्तख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बत्तख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बत्तख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है। मछली के तालाब में बत्तख रहने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। बत्तख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती। बत्तख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रण कर देती हैं। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बत्तख खा जाती हैं। इस तरह से मछली सह बत्तख पालन करना लाभकारी है। आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से मछली सह बत्तख पालन करके प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश में लगातार कृषि योग्य मृदाएं खराब हो रही हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी आप इस तरह की भूमियों पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं खराब भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानते हैं CSSRI करनाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला से। किसान भाइयों, आज देश के बहुत से भागों में उपजाऊ मिट्टी लगातार बंजर हो रही है और मिट्टी के गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है। ऐसे मृदाओं में किसान फसलों को नहीं उगा सकते हैं और यदि किसान फसलें ही नहीं उगा पाएंगे तो देश में खाद्यान्न की कमी होना लाजमी है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी खराब मृदाओं को सुधार कर कैसे फसलों को उगाएं। सबसे पहले ये जो लवड़ी सेमग्रस्त जमीन कैसे बनती हैं उसके बारे में मैं विशेषकर बताऊंगा कि जहाँ पे भी नहर सिंचाई योजना से सिंचाई दी गई है, इसमें जल प्रबंधन पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि काफ़ी वृद्धि हुई है। जो जमीनें ये बनी हुई हैं ये आदमी की गलती से बनी है, ये जल प्रबंधन की कमी से बनी है। तो इनका क्या है, इलाज भी बहुत आसान भी है और संभव भी है। किसान भाइयों, आज अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं
और रिपोर्ट के अनुसार फसलों का चयन कर खेती करें तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मृदा पीएच पर। जिस मृदा का पीएच मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का पीएच 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच 7 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवणीय होती है। और जिस भूमि का पीएच 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। क्षारीय भूमि उस मिट्टी को कहते हैं जिनका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। क्षारीय और लवणीय भूमि उस प्रकार की भूमि को कहते हैं जिसमें क्षार तथा लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु वाले स्थानों में यह लवण श्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में भूमि पर जमा हो जाते हैं। यह भूमि पूर्णतया अनुपजाऊ और ऊसर होती है और इसमें शुष्क ऋतु में कुछ लवण प्रिय पौधों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती है। लवणीय और क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवणों का अनुपात अधिक होता है। लवणीय क्षारीय मृदा को जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। ये तो जल प्रबंधन और जल निकास प्रबंधन की कमी से बनती हैं कि हम पानी जो सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा लाए गए हैं उनमें लवण होता है और लवण का एक विशेषकर प्रबंधन करना पड़ता है ताकि वो लवण जो है वो ज़मीन में इकट्ठा ना हो सके। और ज़्यादा सिंचाई के द्वारा ये जो खारा ज़मीन का भूजल था वो 1.5 मीटर से ऊपर आ गया है, उसकी वजह से ये ज़मीन बनी है। लेकिन इसके रोकने के लिए बहुत अच्छी तकनीकी CSSRI ने डेवलप कर रखी है। वो सबसरफेस ड्रेनेज है, उसको लगाकर राज्य सरकार के साथ में किसान फायदा ले सकते हैं और ज़मीन ठीक कर सकते हैं। वह मृदा जिसकी पीएच मान 4 से 6.5 होती है उसे अम्लीय भूमि भी कहते हैं। किसान भाइयों, अम्लीय भूमि का पीएच मान उदासीन स्तर पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। इसे बुआई से पहले बिखेर कर खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसका असर 4 से 5 साल तक जमीन में रहता है। इसके अलावा आसानी से उपलब्ध बेसिक स्लैग, प्रेस मड, लाइम का प्रयोग करके अम्लीय भूमि को सुधार कर पैदावार बढ़ा सकते हैं। खेत में कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करें। खेत में उचित जल निकास का प्रबंध करें। फसल की आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें। अम्लता सहन करने वाली फसलें उगाएं। सबसे पहला तरीका होता है कि इनको बनने से रोका जाए। उसके लिए ये है कि हम जो जल प्रबंधन करते हैं उसमें जितना फसल को जल की ज़रूरत है उतना ही देना है, क्योंकि पानी के साथ साथ लवण आते हैं, लवण को निकालना ही पड़ता, वो एक ही जरिया है। तो इसका तरीका ये होता है कि एक तो उचित मात्रा में जितना जल की ज़रूरत है फसल के लिए उतना ही लगाएं। दूसरा साथ साथ ये है, यदि आपकी ज़मीन सेमग्रस्त और लवण ग्रस्त हो गई है तो उसके लिए राज्य सरकार की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत सब सरफेस ड्रेनेज परियोजना लगाई जा सकती है, जिसमें जो लवण है और जो सेमग्रस्त पानी है उसको निकालकर पानी को 2 मीटर के नीचे रखा जा सकता है और उससे जो आपकी ज़मीन सुधार होगी उसमें 60 से 120% तक आपकी उपज में वृद्धि होगी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें आप कई तरह की फसल ले सकते हैं और जो वहाँ का वाटर टेबल है वो 2 मीटर से नीचे हमेशा के लिए रहेगा। तो इससे इस तरह से किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। वर्तमान में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं
वे इनसे गुणवत्ता युक्त फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाग की देखरेख उचित तरीके से करेंगे। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है ताकि नींबू के बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। किसान भाई, अभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है तथा नींबू में फल बनना तथा फल पकना चालू हो चुका है तथा कुछ क्रियाएं हैं जो करना बहुत आवश्यक होता है जिससे कि अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छा इनकम भी प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें नींबू वर्गीय फसलों में ध्यान रखने की ये बात है कि निंदाई गुड़ाई में हमें विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अभी पौधों के आसपास अच्छी गुड़ाई कर दे, खरपतवारों को निकाल दे, साथ ही इसमें हल्की सी गुड़ाई करना चाहिए। यदि आपका बाग काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है तो हम उसमें जो टोटल वीट किलर है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं यदि उसके बीच में कोई अंतर्वर्ती फसलें नहीं लगाई गई हो। इसके बाद में हम सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मी में जो फल बनते हैं तो यदि सिंचाई समय समय पर यदि की जाए तो फल का आकार बढ़ जाता है तथा फल में जो रस की मात्रा वो भी बढ़ जाती है। किसान भाई, नींबू के बाग में पोषक तत्व का प्रबंधन करना जरूरी होता है, जिससे नींबू के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होते हैं। अगर आप पोषक तत्वों के प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके फल उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आप समय पर करें नींबू के बाग में खाद उर्वरकों का प्रयोग। नींबू में इस समय थाला बना दे, साथ में जो खाद उर्वरकों का यदि प्रयोग हम करते हैं तो इससे भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाई, जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटास, इसकी मात्रा देना चाहिए। किसान भाई, इसमें आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया करीब 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, 200 ग्राम डीएपी प्रति पौधे के हिसाब से, साथ में पोटास को आपको 150 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से उम्र के हिसाब से देना चाहिए। यह जो मात्रा मैंने बताई यह है करीब 5 से 7 वर्ष के पौधे के लिए। किसान भाई, इसके साथ में नींबू में काफ़ी माइक्रोन्यूट्रेंट की अधिकता की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप जिंक, बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम इसका समावेश कर सकते हैं। इसमें आप स्प्रे के द्वारा भी इसे दे सकते हैं। किसान भाइयों, ये सब उर्वरक आप निंदाई गुड़ाई करने के बाद में थाले में दे सकते हैं तथा मिट्टी को ढक दे। इसके बाद में हम जैसे कि बहुत से किसान भाइयों को समस्या होती है कि नींबू में फल झड़ने लगते हैं, तो इसके लिए हम जो प्लानोफिक्स दवा आती है, जब फूल आते हैं उसके बाद में हम जैसे ही छोटे छोटे फल बनना प्रारंभ हो जाते हैं उस समय हम प्लानोफिक्स 15 लीटर पानी में 1 से 2 ml प्लानोफिक्स की मात्रा को हम स्प्रे कर देते तो फल तथा फूल झड़ना बंद हो जाते हैं। किसान भाइयों, नींबू के बाग में कुछ कीट और रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके नींबू के पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप इन कीट और रोगों का समय पर नियंत्रण करें। किसान भाई, इसके बाद में आता है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई ये रंग बिरंगे रंग की तितलियाँ होती है जो कि इसमें एग लेइंग करती है फूलों के ऊपर, बाद में ये फलों को सड़ा देती है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें रोग और दवा का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करना चाहिए। इसके बाद में आता है कैंकर। कैंकर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिससे आपने देखा होगा प्राय कि फलों के ऊपर तथा पत्तियों के ऊपर तांबे के रंग के पीले आकार के धब्बे बन जाते हैं, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता तथा उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन 15 लीटर पानी में 2 ग्राम इसका पाउडर घोल के स्प्रे यदि करते हैं आप करीब
7 दिन के अंतराल पे, तो एक कैंकर की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हमें मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रजौरा, जिला धौलपुर के कृषक पवन कुमार ने। आप 0 टिलेज से मूंग की बुवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो पवन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिन किसान भाइयों को मूंग की खेती करनी है, मैं कहूँगा कि जिन किसान भाइयों की मिट्टी यदि जांच नहीं की हुई वो पहले मिट्टी की जांच करवाए। जिन किसान भाइयों की मिट्टी में यदि पोषक तत्वों की कमी हो वो किसान भाई मूंग लगा सकते हैं, और वो किसान भाई भी मूंग लगा सकते हैं। 0 टिलेज तकनीकी से मूंग की बिजाई करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसान भाई को जो जुताई करने का जो अतिरिक्त खर्चा होता है उसमें किसान भाई बचत किया जा सकता है, और मूंग की जो फसल है वो लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो अगली फसल जीरी को लगाने से पहले मूंग पकाना है तो सभी किसान भाई 0 टिलेज तकनीकी से जहां सरसों की कटाई हो गई है वहां पर बिजाई करिए। इसके लिए किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो कम अवधि की किस्में हैं उनका ही चयन करें, जिसमें मैं कहूँगा कि MH 421 है, दूसरी वैरायटी SML 668 है। किसान भाई यदि इन किस्मों को अपनाते हैं तो ये लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके लिए किसान भाई मूंग का 10 से 12 किलोग्राम है वो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूँ कि वो 30 से 35 किलो है वो DAP प्रति एकड़ वो डाल सकते हैं। इसी के साथ में जो किसान भाई यदि खेत में नमी हो वो 0 टिलेज तकनीकी से सीधी बिजाई करके हल्का पानी लगा दे। यदि जिन किसान भाइयों ने बेड पर जब बिजाई कर रखी हो सरसों की वो किसान भाई एक बेड पर 2 मूंग की लाइनें लगाएं, साथ ही साथ हाथों हाथ पानी लगा दे, जिससे मूंग के बीजों का अंकुरण लगभग 3 से 4 दिन में निकल आता है और फसल लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और दूसरा लाभ यह है कि किसान भाई जो एक खाली समय होता है, चाहे इसे सरसों की कटाई के बाद में चाहे इसे गेहूं की कटाई के बाद में, इस समय के बीच में मूंग की बिजाई कर वो अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।